जी बताइए। नमस्ते सर। आज के जो प्रश्न हैं उनमें थोड़ी खास बात है कि प्रतिभागियों की तरफ से प्रश्न तो आई हैं, साथ में कुछ प्रतिभागियों ने अपने सलाहकारों के माध्यम से प्रश्न भेजे हैं। वो एक प्रतिभागी हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, सलोनी नाम है उनका। उनका ही प्रश्न है, वो आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। नमस्ते आचार्य जी। आप कहते हैं कि प्यार रोमांस नहीं है। बुद्धि के स्तर पर यह बात समझ में आती है, लेकिन अपने दैनिक जीवन में जब मैं काफ़ी सफल जोड़ों को देखती हूँ तो उनमें से अधिकतर को आध्यात्मिक रूप से जीते नहीं देखती। वे बहुत ही संसारिक और भौतिक जीवन जीते हैं, बाहर रेस्टोरेंट जाते हैं, मांस खाते हैं, खरीदारी करते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई देते हैं। जब मैं ऐसे खुश जोड़ों को वास्तविक जीवन में देखती हूँ तो मुझे जो सच्चाई समझ में आई है उसी पर शक होने लगता है। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, कई डेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो सफल प्रेम कहानियों का दावा करते हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि वास्तव में प्रेम क्या है और क्या प्रेम सच में रोमांस नहीं है। रोमांस माने क्या होता है? हम्म। रोमांस क्या है? हमें उस की परिभाषा नहीं पता, तो हम तक उसकी जो उड़ती उड़ती फिल्मी छवियां आ जाती हैं, हम उसी को रोमांस समझ लेते हैं ना। तो हम तक जो मनोहर कहानियां आ गई, फिल्मी छवियां आ गई, हम उनको सोच लेते हैं कि यही तो रोमांस है। रोमांस का मतलब होता है कि हमारी दृष्टि में कि आपको जो व्यक्ति मिल गया है वो एकदम कोई फरिश्ता है या परी है, और उसमें आपको स्वर्ग जन्नत सब दिखाई दे रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त सुख की वर्षा हुई है। यही है ना रोमांस। और जो कुछ ज़िंदगी में आज तक नहीं मिल पाया था, किसी काबिल नहीं बन पाए, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लाए, नौकरी साधारण सी है वो भी धक्के खाकर मिली है, जानकारी ज्ञान वगैरह कुछ है नहीं, किसी स्पोर्ट्स में आगे नहीं है, कोई कला नहीं आती, दुनिया भर में इतना बढ़िया उत्कृष्ट साहित्य है, कुछ कभी पढ़ा नहीं, पूरा व्यक्तित्व ही 100 खोट लिए हुए है, शक्की भी हैं, दब्बू भी हैं, कमज़ोर भी हैं, और कभी उग्र हैं, कभी हिंसक हैं। यही है ना आम आदमी का जीवन और व्यक्तित्व। कुछ कर लेते हैं बेहोशी में, फिर पछताते हैं, और फिर जिस बात पर पछताते हैं उसी को दोहराते हैं। यही है ना। तो इस तरह की 100 कमियों खामियों वाली हमारी ज़िंदगी होती है, लेकिन ये जितनी खामियां हैं और उनसे जितने दुख हैं वो सब मिट जाते हैं जब एक खास व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है, और उसके सामने खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं है, उसकी कल्पना ही पर्याप्त होती है। यही है ना रोमांस। हवाओं में गीत गूंजने लगते हैं, वायलिन बजने लगते हैं, मिठाइयाँ तैरने लगती हैं चांदी के वर्क के साथ।
यही है ना सब रोमांस। एक हवाई फ्लफी कल्पना, एक ऐसी कल्पना जो आपके लिए थोड़ी देर आपके सब दुखों का अंत कर देती है। जितनी कमियां करी, जितनी गलतियां करी, उन सब से कहीं बेहतर कुछ मिल गया, जिंदगी के सब दोषों की भरपाई हो गई। यही ना रोमांस है। ये रोमांसवाद आप जानते हैं क्या है? ये एक पूरा अपने आप में दर्शन है, और ये दर्शन शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी में यूरोप में। 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक इसका स्वर्ण युग रहा, 1850 के आसपास तक। आपको पता है ये शुरू ही क्यों हुआ था? ऐसे शुरू हुआ था कि जो मध्ययुगीन अंधविश्वास था और धार्मिक सत्ता थी पूरी, उसको रेनेसां ने एकदम उलट कर रख दिया। रेनेसां ने क्या कहा? रीजन। और रेनेसां से पहले तक क्या चल रहा था? विश्वास, कल्पना, हवाई बातें, आकाश पुष्प, आसमान में फूल खिले हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सब चला करता था, और वो सब जब चला करता था तो कमी थी, गरीबी थी, दुख था, कोई विज्ञान भी नहीं था, क्योंकि विज्ञान कल्पना पर तो चलता नहीं, तो तथ्यों पर चलता है। और जब एक पूरी जनसंख्या का ही आदर्श मीठी मीठी भीगी भीगी कल्पनाएं बन गई हों, तो वहां विज्ञान क्या तरक्की करेगा और क्या वहां दर्शन आएगा? है ना? तो उन सब चीजों को रेनेसां ने और उस समय के जो विचारक थे उन्होंने पलट के रख दिया। वोल्टेयर, लॉक, रूसो, उन्होंने कहा नहीं, ये हवाई बातें नहीं चलेंगी, जो बात असली है उसको सामने रखो, हमें रीजन पर जीना है, रीजन पर, तथ्य पर जीना है। तो जब उन्होंने तथ्य पर जीना शुरू किया तो उससे यूरोप को अचानक बहुत फायदा हो गया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, हर क्षेत्र में। यूरोप ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतनी शुरू कर दी, कॉलोनीज स्थापित करनी शुरू कर दी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया आर्थिक क्षेत्र में। और आप क्या चाहते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। सामाजिक क्षेत्र में क्या आ गया? फ्रांसीसी क्रांति हुई, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब आ गए। धार्मिक क्षेत्र में क्या हुआ कि आम जनमानस को जो चर्च की पकड़ थी उससे मुक्ति मिली, कि जिंदगी के प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों में चर्च घुसा हुआ था, चर्च की सत्ता छाई हुई थी। आम जनमानस को उससे थोड़ी राहत मिली कि नहीं भाई, हर काम चर्च से पूछ के नहीं करना है, हमारे पास भी बुद्धि है, हमारी अपनी जिंदगी है, देख लेंगे। तो यूरोप को हर तरीके से फायदा हुआ। द एज ऑफ रीजन, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट से, वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट बोला जाता। लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी ऐसी थी जिसको वो पुराने दिन याद आते थे जब आप कुछ भी कल्पना कर सकते थे, कुछ भी कल्पना कर सकते थे। सरोवर में जलेबियां तली जा रही हैं, काहे को? कल रात को सपने में फरिश्ते आए थे, उन्होंने बोला था कि तुमको बड़ी बड़ी जलेबियां मिलेंगी। कहां तली जाएंगी? वो सरोवर में तली जाएंगी, और उसमें पानी नहीं, तेल है। तेल भी नहीं है, घी है। और उन कल्पनाओं में बड़ा आनंद रहता था लोगों को, कुछ लोगों को। सामंतवाद ऐसे ही थोड़ी पनपता था। सामंतवाद का मतलब ये होता है कि जितने भी सब गरीब और पिछड़े लोग हों
परित्यक्त लोग हों, उनको कल्पनाएं दे दो ताकि वो उसी में खुश रहें। सारी पूंजी और सत्ता तो कुछ हाथों में पहुंच जाती है ना फ्यूडलिज्म में, तो बाकियों को क्या देना है? बाकियों को फिर दिया जाता है गुब्बारा, खिलौना, दुमछल्ला, लो बेटा तुम इससे खेलो। तो वो खुश होते रहते हैं। वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है पर मेरे पास धर्म है, मेरे पास कुछ नहीं है पर मेरे पास ये है वो है, मेरे पास स्वर्ग का आश्वासन है, मैं मरूंगा तो बताया है मुझे चर्च में फादर ने कि सीधे स्वर्ग पहुंचने वाले हो, तुम्हारी सीट जो है वो बुक हो चुकी है। तो जो फिर आम आदमी है जिसका शोषण हो रहा है, जिसको कुछ नहीं मिला जिंदगी में, वो इसी बहाने जी लेता है, अपने भूखा पेट बजाता हुआ जी लेता है, ऐसे ही जी लेता है कि स्वर्ग मिलने वाला है, हेवन। तो वो जो लोग थे जिनके स्वार्थ थे या तो कल्पना में या फिर सत्ता में, उनको बड़ा बुरा लगा जब ये एज ऑफ रीजन आ गया, जब ये बुद्धि का और तर्क का युग आ गया, उन्हें बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने ही फिर पलट करके ये रोमांटिसिज्म शुरू किया, रोमांसवाद। ये जो रोमांसवाद था ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर एक प्रतिक्रिया की तरह आया था। ये आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया की तरह। बोल रहे क्यों हर काम इतने सधे तरीके से हो, हमें नहीं पसंद है। अरे जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी है ना, तो उसको टेढ़ा मेढ़ा रहने दो। क्यों तुम्हें तर्क पे चलना है? अरे भावनाओं की भी तो कोई कीमत होती है ना, हम भावनाओं पे चलना चाहते हैं। क्यों तुम्हें तथ्य पे चलना है? अरे कल्पनाओं की भी कोई कीमत होती है ना, हम भावनाओं और कल्पनाओं पे जीना चाहते हैं। तो ये वहां से आया और ये भी अपने आप में एक बड़ा भारी मूवमेंट था और इसने यूरोप के जीवन को कई आयामों में एकदम प्रभावित करा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फिर इंडस्ट्री बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ये रोमांसवाद अपने आप हट भी गया। वहां से हट गया, यहां से नहीं हट रहा। वहां से हट गया, यहां से नहीं हट रहा। रोमांसवाद मतलब भावना सर्वोच्च है और मीठे मीठे अनुभव लेना ही जीवन का लक्ष्य है। वो मीठे मीठे अनुभव अगर झूठ से मिलते हो तो झूठ से लो, कहानियों से मिलते हो, कल्पनाओं से मिलते हो तो उनसे भी लो। तो जो रोमांटिक पोएट्स हैं, आप उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें भावना 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 का ही पूरा प्रवाह, और जबरदस्त वो कल्पना खींचते हैं। मैं खड़ा हुआ हूं एक ऐसे पहाड़ की चोटी पर जिसके एक तरफ शहद के झरने बह रहे हैं और दूसरी तरफ दूध का समुद्र है, लेकिन मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं सुहा रहा, क्योंकि मेरे लिए तो शहद और दूध दोनों तुम ही हो मेरी प्रेयसी, तुम कहां हो। ये कविता है। नहीं, जो साहित्य के विद्यार्थी उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि मैं, क्योंकि उस समय के भी बड़े नामी गिरामी सब पोएट्स हैं, उनको बुरा लगेगा कि मैं पूरी उस पोएट्री को इस स्तर पे गिरा रहा हूं। मुझे मालूम उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा बिल्कुल, लेकिन जो भाव है कुल वो मैं सामने ला रहा हूं। भाव पूरा यही है, हमें इंडस्ट्री अच्छी नहीं लगती, हमें विज्ञान अच्छा नहीं लगता, हमें ज्ञान अच्छा नहीं लगता, हमें क्या अच्छा लगता है? आंख बंद कर लो और तो उस समय इस पूरी बात का तात्कालिक पराभव तो हो गया, ठीक है, एक कंटेम्प्रेरी डिक्लाइन हो गया उस समय, लेकिन वो चीज़ पूरी तरह गई नहीं, क्योंकि वो चीज़ किसी काल की नहीं है, वो चीज़ आदमी के मन की है, वो इंसान में आज भी जिंदा है। भारत में तो बहुत ही है, पश्चिम में भी है अभी, और वो सब ज्यादातर एक हारे हुए आदमी और एक कमजोर आदमी के मन में ही ज्यादा उठता है।
जो जिंदगी के तथ्यों का सामना नहीं कर सकते, वो फिर झूठ में जीना शुरू कर देते हैं, कल्पनाओं में जीना शुरू कर देते हैं। जिन्हें सच्चाई का आनंद नहीं मिलता, वो फिर किसी व्यक्ति का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। जिनके पास जीवन में कुछ भी नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी कुछ साहस के साथ अर्जित ही नहीं किया, वो किसी व्यक्ति को कहना शुरू कर देते हैं तुम मेरे सब कुछ हो। और उनकी बात ठीक भी है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास वाकई अपना तो कुछ है ही नहीं। और ये बात व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, ये नदियों, पहाड़ों, झरनों, पुराने किलों, पुरानी स्मृतियों, इन पर भी लागू होती है। रोमांसवाद आप उन पर भी लगा सकते हो, बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? अब आप पूछ रही हैं कि प्रेम और रोमांस में अंतर क्या है। मुझे ये बताइए कि दोनों में समानता क्या है। अंतर की बात तो तब आती है ना जब कम से कम कुछ हद तक समानता हो। समानता एक ही दिख रही है कि लोग रोमांस को प्रेम बोल देते हैं, यही है बस समानता। चूंकि प्रेम से कोई परिचय नहीं, तो यही जो अनुभववाद है कि मुझे मीठे मीठे एक्सपीरियंसेस हो जाएं, इसको हम बोल देते हैं कि यही प्रेम है। अब अनुभव शब्द पर आ ही गए हैं तो थोड़ा उसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। जब आप बोलते हो कि आपको किसी से बड़ा अच्छा अनुभव मिल रहा है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये अगर मैं सही समझ रहा हूं तो स्त्री पुरुष संबंधों के आयाम में किया गया है ना? ठीक है। तो जब आप कहते हो कि आपको किसी से बड़ा अच्छा अनुभव मिल रहा है, किसी व्यक्ति से, विपरीत लिंगी होता है आमतौर पे, और उससे आप कहते हो कि इसके साथ तो मुझे बड़ा बढ़िया लगता है, आई फील ग्रेट, फील ग्रेट। तो आपको जो चीज बढ़िया लग रही होती है, क्या आपके मन में पहले से ही उसकी छवि नहीं होती है? ये जो पूरा रोमांस है ना, ये इसी पर चलता है, फीलिंग पर, इमोशन पर। मैं पूछ रहा हूं वो जो फीलिंग है वो आप में उस व्यक्ति से आई है, या वो फीलिंग आप में 50 और जगहों से पहले ही आकर बैठी हुई थी, बस एक इंसान मिल गया, आपने उसके ऊपर वो सारी फीलिंग्स डाल दी? कहिए तो। वरना कैसे हर लड़के को पता है कि लड़की के सामने किस तरह से सज बज के जाना और उससे कौन कौन सी बातें बोलनी है और कौन कौन से शब्द और वाक्य बोलने हैं? कैसे पता है? उसे पहले से ही पता है। और लड़की को भी पता होता है कि अगर ये मुझसे इस तरह की बातें बोल रहा है और ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब ये मुझे में रुचि, इंटरेस्ट रखता है। ये कैसे दोनों को पहले से पता है? अगर रोमांस कोई एकदम ताजा खिला हुआ फूल होता तो वो तो फिर अनप्रेडिक्टेबल होता ना, उसका कोई फिर पूर्वानुमान तो नहीं लगाया जा सकता था, है ना? लेकिन आपको पहले ही पता है। उदाहरण के लिए आप मिलने जाते हो किसी से डेट वगैरह पर, आप भली बात जानते हो कि आप कौन से कपड़े पहन के जाओगे तो सामने वाले को बिल्कुल मजा आ जाने वाला है। माने ये बात पहले से ही तय है ना, आपके दिमाग में पहले ही ये बात डली हुई है कि ये रोमांस वगैरह का ये मतलब होता है, ऐसे ऐसे करो तो रोमांस कहलाता है। तो ये बात तो बिल्कुल मैकेनिकल हो गई। आप पहले ही जानते हो कि ऐसी ऐसी बातें करी जाती हैं रोमांस में। मैं अभी यहाँ पे आपको 10 चित्र दिखाऊं जिसमें एक स्त्री हो एक पुरुष हो, मैं आपसे पूछूं इसमें से रोमांटिक जोड़े कौन से हैं, आप क्या तत्काल बता नहीं दोगे? बता दोगे ना? आप कैसे बता दोगे? वो तो चित्र है, कैसे बता दोगे? क्योंकि आपके मन में पहले ही छवि बैठी हुई है कि इस चीज को रोमांस कहते हैं। तो आप उन छवियों को देखते ही बता दोगे कि ये दीज आर द रोमांटिक रिलेशनशिप्स, पहले ही बता दोगे ना। और मजेदार बात यह कि ये बात उन लोगों को भी पता है और इसी तरह उनका रोमांस चल रहा है। सबको पता है कि क्या करना है और ये बात बिल्कुल यांत्रिक है ना, मैकेनिकल है ना। और अब देखिए ये कि ये जो रोमांसवादी थे, इन्हें मशीनों से बड़ी प्रॉब्लम थी। इन्हें जो पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई थी यकायक यूरोप में 50 साल के भीतर भीतर, ये कहते थे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है।
रोमांस अपने आप में एकदम मैकेनिकल बात है, एकदम मैकेनिकल। लड़की भली भांति जानती है उसे आंखों में किस तरह काजल लगाना है, बाल कैसे बांधने हैं, कपड़े क्या पहनने हैं, तो वो जो लड़का है उसको रोमांटिक सुख मिल जाएगा। कौन सी बात बोल देनी है। मजेदार बात यह है कि वो इस लड़के को जो बात बोल रही है वही बात, बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वही शब्द उसने अपने पिछले 3 लड़कों को भी बोले थे, लेकिन पेट अभी भी नहीं भरा। और वो लड़का भी जानता है कि ये बात जो मुझे बोल रही है, बिल्कुल यही शब्द, बिल्कुल यही वाक्य ये 5 और को पहले बोल चुकी है। ये जानते हुए भी उसको बड़ा सुख मिल जाता है। वो कहता है हाँ मुझे तो बोला। ये रोमांस है। रोमांटिक मूवीज आती हैं ना, उन रोमांटिक मूवीज में क्या जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो डायरेक्टर है, उसको पहले से ही नहीं पता है कि ऑडियंस क्या मांग रही है? बोलिए। वही रोमांस है। हम सबके सामने, हम 3, 4, 5 साल के होते होंगे, तभी से ये रोमांस की छवि हमारे दिमाग में डाल दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को भी तो लेकर लोग चले जाते हैं ना शादियों में। अब वहां पे आप दूल्हा दुल्हन का खेल देख रहे हैं और शादी वगैरह में माहौल वैसे ही जहरीला होता है। वहां आप देख रहे हो कि किस तरीके की लफंगाई चल रही है, और बच्चा समझ जाता है अच्छा इसी को रोमांस बोलते हैं, इसी के लिए जिया जाता है, इसी के लिए मरा जाता है। हाँ, चचा की लड़की की शादी थी और उस शादी के लिए ही चचा ने जिंदगी भर कमाई और बचत करी थी, तो माने इसी के लिए तो जिया जाता है, इसी एक रोमांटिक पल के लिए तो जिया जाता है। आप देखिए ना, शादियों की बात चली है तो किसी भी शादी में जो कुछ हो रहा होता है क्या पहले से नहीं पता होता कि यह होने जा रहा है? जो विवाह का उत्सव होता है, जो सेरेमनी है, उसमें सब पहले से ही पता है ना ये सब होने जा रहा है। तो ये बात तो बहुत उबाऊ होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी कूद कूद के जाते हैं, सच बच के जाते हैं। बात एकदम उबाऊ होनी चाहिए ना, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। वो जो 2 वहां कुर्सियां लगाई जाती हैं उनके बैठने के लिए, उन कुर्सियों पर उनसे पहले 70 और जोड़े बैठ चुके हैं, और जो कपड़े इन दोनों ने पहने हैं बिल्कुल वही कपड़े पहन के बैठ चुके हैं। ये बात तो बहुत बोरिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए क्या? लेकिन यही रोमांस है। मेरे पास एक इमेज है, एक दिन मेरी भी शादी होगी ना, मैं वहां ऊपर बैठूंगा। यही है रोमांस। पहले से आपके दिमाग में एक इमेज डाल दी गई है जिसको ग्लोरीफाई कर दिया गया, आपको बता दिया गया है यही जीवन का अमृत है। तुम्हें ये मिल गया, तुम्हें सब कुछ मिल गया। तुम्हारी अगर बढ़िया वाली फोटो खिंच गई, 2, 4, 10 लाख के कपड़े और गहने पहने हुए वहां ऊपर मंच पे बैठ करके, तो तुम तर गई बिटिया। वो काहे को बोर्ड में मेहनत करेगी? काहे को? वो काहे को सुबह सुबह उठ करके स्विमिंग पूल जाएगी, ठंडे पानी में कूदेगी, तकलीफ काहे को लेगी? वो तो तर गई, उसको पहले ही बता दिया गया है दैट इमेज इज योर डेस्टिनी। तो रोमांस यही है, इमेजेस का पीछा, इमेजेस का पीछा। ये बहुत खौफनाक बात है, सिर्फ हंसते मत रहिए। आपको उस चीज से कुछ मिलना नहीं है, लेकिन आप में ये भावना डाल दी गई है कि अगर तुम भी अपने आप को उस इमेज में देख पाओ तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। मिलना नहीं है, पर ये भाव डाल दिया है कि मिल जाएगा। तो एक फोटो लगी हुई है, उसमें 2 लोग हैं, समझ लीजिए बस दोनों के सर या मुंह नहीं है, और पूरी आबादी वो जो खाली स्थान है जहां एक चेहरा नहीं है उसमें अपना चेहरा लगा के देखती है और कहती है कि अगर मैं यहां पे हूं तो मैं सुखी हो गया। ऐसे ही चलता है ना खेल, ऐसे ही चलता है ना, यही। और उसके बाद हम घूमने जाएंगे, और उसके बाद हम महंगे होटल में रुकेंगे, और उसके बाद हम ये करेंगे और हम ये करेंगे। ये पहले से कैसे पता है? तुमने करा तो है नहीं, या कर चुकी हो 5-7 बार। हनीमून की बात हो रही थी। तुम्हें कैसे पता कि इसमें सुख है? बताओ तो। और सबको एक ही तरह की चीज में सुख है, ये संभव कैसे है? थोड़ा विचार करिए, थोड़ी बुद्धि लगाइए। हर लड़के को, हर लड़की को एक ही तरह की चीज में पहले से ही कैसे पता है कि सुख मिल जाना है?
सुख नहीं मिलता, वो भी छोटा मुद्दा है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा कि नहीं मिलता है सुख। मैं तो इस मुद्दे की बात कर रहा हूं कि बेटा तुम्हें 8, 10, 12, 14 साल की उम्र से पता कैसे है कि उस फोटो में, उस फ्रेम में अगर तुम्हारा चेहरा लगा होगा तो तुम्हें बहुत सुख मिल जाएगा? ये तुम्हें किसने बताया? और मैं कह रहा हूं बहुत बड़े गुनहगार हैं वो जिन्होंने हमें ये बताया, बहुत बड़े गुनहगार। आप पूछते हो ना बार बार, 100 तरीकों से एक ही सवाल पूछते हो, आचार्य जी दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि आपके पास सुख की झूठी छवियां हैं। आपको जो छवियां दे दी गई हैं, आप वहां सुख तलाशने टटोलने पहुंच जाते हो, वहां मिलता दुख है, इसलिए आपके पास दुख इतना है। और कोई आपसे पूछेगा कि इसमें तुम क्यों मान रहे हो कि सुख है, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होता है। आपके आगे एक छवि है किसी भी चीज की, नाच रहे हैं दो, बारिश में झूम रहे हैं, वही फिल्मी कार्यक्रम सारा ये सब है, ये सब। और आप कह रहे हो काश मुझे भी ये सब करने को मिले तो कितना सुख रहेगा। कोई आपसे पूछे कि आपको कैसे पता इसमें सुख रहेगा, तो आपके पास कोई उत्तर होगा नहीं। आप कहेंगे ये कॉमन सेंस है ना, इसमें तो सुख होता ही है, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो होता ही है। आपको कैसे पता? कैसे पता? प्रेम है सत्य पर निछावर हो जाना, और रोमांस है झूठ को जिंदगी बना लेना। अब बताओ इन दोनों में साझा क्या है? प्रेम का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हो फिल्मी भाषा में, दिल, जान, जिगर, किडनी, गुर्दा सब निछावर कर दिया किस पर? किस पर? सच्चाई पर। ये प्रेम होता है। जो चीज चाहने लायक है उसको चाहा, ये प्रेम है। और रोमांस है कि ये तो छोड़ो कि वो चीज चाहने लायक है या चाहने लायक नहीं है, कोई चीज है ही नहीं फिर भी खुश हो गए। कैसे खुश हुए? बहुत मजा आ रहा है। कब तक आंख बंद करे रहोगे? जिंदगी बेरहम है। आपने आंख बंद कर रखी है, वो मौका देख के मुंह पे लात मारती है। आंख बंद थी, कुछ भी किया जा सकता है भाई। यही होता है रोमांटिक लोगों के साथ। भला होता कि थप्पड़ पड़ता, थप्पड़ नहीं पड़ता, पटा। और बताता हूं, चूंकि वो कल्पनाएं सब प्री डिटरमिन्ड है, पहले से ही तय है, तो इसीलिए चाहे 14 साल वालों का रोमांस हो कि 34 साल वालों का, वो लगभग एक जैसा होता है। वो एक जैसे ही। गुलाब के फूल क्या अलग अलग होते हैं दोनों के लिए? गुलाब के फूल अलग होते हैं। बातें भी वैसी होती हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। यही 14 साल में बोल रहा था, यही 34 साल में बोल रहा है। तुझे दिख नहीं रहा, तू एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है जिस स्क्रिप्ट से तुझे आज तक कुछ नहीं मिला है, और तू उसे पढ़े ही जा रहा है, तू पढ़े ही जा रहा है। और उधर वो लड़की है, उसको भी पूरा भीतर से हार्डवायर कर दिया गया है कि जैसे ही ये बात कान में पड़े, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, खुश हो जाना। इफ मैं तेरे बिना नहीं जी सकता जानू, देन हैप्पी। लड़की भली भांति जानती क्या चीज उसको बोलनी है। जानू बोलो ना, दिल का हाल खोलो ना, तुम सब कुछ मुझे बता सकते हो, प्लीज बताओ ना। उधर दूसरा चल रहा प्रोग्राम, इफ बोलो ना, खोलो ना, देन
एक्साइटेड, इधर हैप्पीनेस है, उधर उत्तेजना है, और दोनों जब मिलते हैं तो भारत 140 करोड़ का हो जाता है। ये रोमांस। और रोमांस को इंडस्ट्री अच्छी नहीं लगती, इसीलिए भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा। कोई ढंग का काम करने के लिए जिंदगी में तर्क, विचार, बुद्धि, सच्चाई पर चलना पड़ता है ना। भावनाओं के बुलबुले उड़ा करके वो बच्चों की वो आती है एक छोटी सी डिबिया खिलौना, उसको यूं मारते हैं फुर्र, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे बुलबुले उड़ने लगते हैं। ये रोमांस है। देखा है वो? चंद्रलेखा, सुप्रभा, और उन पर अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आपने देखा है उन बुलबुलों में कैसे इंद्रधनुष खिलाते हैं। वो इंद्रधनुषों का खेलना ही तो रोमांस है। बस दिक्कत यह कि उसको आप छुओगे टूट जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। अनुभव होता है नहीं। प्रतीत होता है नहीं। वो लगभग प्रिज्म की तरह काम करते हैं। पर अब मैं रोमांटिक लोगों से क्या उम्मीद करूं कि उनको स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, लाइट का कुछ याद होगा? काहे को याद होगा? यहां इंजीनियर भी बैठे हो, पूछो बताना स्कैटरिंग और डिस्पर्शन में क्या अंतर होता है, कौन बता पाएगा? कुछ नहीं। पर ये सबको याद है। बेटा बोलो ना, हाँ जी खोलो ना। रोमांस प्रेम की भ्रूण हत्या कर देता है। आप प्रेम का कभी चेहरा ही नहीं देख पाते, वो आपका अंजिया बच्चा बनकर रह जाता है। प्रेम, रोमांस प्रेम को पैदा ही नहीं होने देता। आ रही बात समझ में? आपने देखा है कैसे जब फिल्मों में नायक या नायिका का प्रवेश होता है, और भारत में ही नहीं हॉलीवुड में भी यही है, और अगर वो रोमांटिक फिल्म है तो कैसे आपकी सब इंद्रियों पर एक साथ आघात किया जाता है। पीछे से मधुर संगीत बजने लगता है, उसकी चाल दिखाई जाती है, पहले आगे से फिर पीछे से। देखो जब ये पीछे से चल रहा है तो क्या एकदम, या चल रही है तो नागिन की तरह लहरा रही है। फिर आंखें दिखाई जाती हैं, फिर बाल दिखाए जाते हैं। अब तो 4D 5D सिनेमा हॉल्स होने लगे हैं, तो उसमें जब प्रवेश होता है नायिका का तो जितने लोग बैठे होते हैं सब पर पानी के छींटे मारे उन्हें गीला कर दिया जाता है। वो जो पानी के छींटे हैं और जो आपको गीला किया गया है वो प्रतीकात्मक है। जितेंद्र जी समझे, खिलाड़ी अनुभवी चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आती बात। अभी और आगे जब बढ़ेगी टेक्नोलॉजी तो 6D होगी तो खुशबुएं भी उठेंगी, कि वो घुसी नहीं अंदर की खुशबुएं उठ गई। ये आपकी जितनी इंद्रियां हैं सबको एक साथ उत्तेजित, ट्रिगर किया जा रहा है, ताकि वो जो भीतर बैठी हुई कल्पना है वो एकदम उठ खड़ी हो, अंगड़ाई लेके बोले हो गया, यही तो था, यही चीज थी ना, मैच हो गया, यही था, यही पहले बताया गया था, होता है वही, जो बताया गया था वो मिल गया। उसका एल्गोरिदम समझ रहे हैं आप क्या है? पहले आपको बता दिया जाता है इफ दिस देन हैप्पी, और फिर वो जो दिस है उसकी तलाश में आप जीवन भर घूमते हो बिना ये जांचे कि इफ दिस देन हैप्पी में यथार्थ कितना है, क्या सचमुच इससे हैप्पीनेस मिलती भी है। वो जांचने का आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपको बुली कर दिया गया है। आपको एक ही बात अगर 100 बार बता दी जाए
वो भी आधिकारिक सूत्रों द्वारा, अथॉरिटीज द्वारा, तो आप में हिम्मत नहीं रह जाती ना उस पर जिज्ञासा प्रश्न करने की, नहीं रह जाती ना। वही बात आपको 4 साल की उम्र से बताई जा रही है, 40 साल के आप हो गए, वही बताई जा रही है। आपको ये संभावना कौंधती भी नहीं जेहन में कि ये जो बात बताई जा रही है ये मूलतः झूठ है। इफ दिस देन हैप्पी, ये जात झूठ है, नहीं इसमें कोई हैप्पीनेस नहीं है। ये बात आपको कौंधती भी नहीं है, क्योंकि इतने लोगों ने बता दी, इतने भारी भरकम लोगों ने बता दी कि आप कैसे कहोगे, कैसे आपको ये विचार भी आएगा कि ये सब कुछ झूठ है। और उस विचार के न आने से बस इतना ही होता है। मैं नहीं कह रहा कि प्रेम की लाश गिर जाती है, मैं कह रहा हूं वो बेचारा छोटा बच्चा पैदा नहीं होने पाता। लाश भी गिरे तो कम से कम इतनी सांत्वना रहती है कि इसके साथ कुछ दिन तो जी लिए, कुछ दिन जी लिए, अब ये मर गया, लाश हो गया। प्रेम पैदा ही नहीं होने पाता। हम में से ज्यादातर लोग प्रेम का चेहरा भी नहीं देख पाते अपनी पूरी जिंदगी में। 60, 70, 80 साल के होके मर जाएंगे, शादीशुदा रहेंगे, उसके अलावा 2-4 और इधर उधर अफेयर्स रहेंगे, सब कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, खूब सारी रोमांटिक स्मृतियां रहेंगी, वीडियोस रहेंगे, फोटोज रहेंगी, सब कुछ रहेगा। उन सब में कहीं भी प्रेम का एक पल भी नहीं रहेगा। कुछ नहीं, बस खाली, एकदम निर्जन, शमशान, रिक्त, सूना। बहुत सतर्क होना पड़ता है। आत्मावलोकन का यही अर्थ है। आप जब कोई कहानी सुने, आप जब कोई चेहरा देखें, आप जब कोई मूवी देखें, तो पूछें अपने आप से, ये एकदम मुझे साफ साफ बताओ कि क्या संदेश दिया जा रहा है, मुझे संदेश क्या दिया जा रहा है इसमें। क्योंकि कोई भी घटना सिर्फ घटना नहीं होती, वो आपके ऊपर पड़ा एक प्रभाव, एक इम्प्रिंट होती है। कोई भी घटना सिर्फ घटना नहीं होती, वो आपके ऊपर पड़ा एक निशान होती है। पूछिए कि ये जो घटना रची गई है, ये मेरे ऊपर कैसा निशान छापने के लिए रची गई है। पूछिए तो अपने आप से। ये जो वेडिंग्स होती हैं, दिल से बताइएगा, ज्यादातर कुंवारे वहां पहुंचते ही क्या अनुभव करने लगते हैं? क्या अनुभव करने लगते हैं? हाँ, पहला ही उत्तर एकदम जैकपॉट है, किसी लाइफलाइन की जरूरत नहीं। उत्तर यह है कि कुंवारा वहां पहुंचा नहीं कि उसको पहला ख्याल ही आता है कि यही तो मुझे भी मिलना है, मेरा कब होगा, ये मुझे कब मिलेगा। वो घटना रची ही इस हिसाब से गई है कि आपके भीतर ये भाव जागृत कर दे। और जब आप पे ये भाव जागृत होता है तो आप उसमें कभी पहले ये जांच नहीं करते, आपको ये जांच करने की मोहलत ही नहीं दी जाती कि जिनके साथ ये घटना घट रही है, पहले ये तो देख लूं इनको क्या मिला, पहले ये तो देख लूं इनको क्या मिला। ऐसी सी बात है कि आपके सामने एक बस हो और वो बस बाहर से बहुत ही खूबसूरत है, एकदम ऐसा लग रहा है आज से 50 साल आगे की टेक्नोलॉजी की बस है, फ्यूचरिस्टिक। वो बाहर से वो बस नहीं लग रही है, वो स्पेसशिप लग रही है, और आप कह रहे हैं वाह क्या चीज है, और उसके अंदर लोग हैं। बाहर से ही उसका रूप, रंग, आकार इतना आकर्षक बना दिया गया है कि आपको ये ख्याल ही नहीं आता कि एक बार खिड़की खटखटा के अंदर वालों से पूछ लें तुम्हें लग कैसा रहा है। ये संभावना ही नहीं पैदा होती कि ये बस जो बाहर से ऐसी बनाई गई है, उसके भीतर जो है उनका हाल बुरा भी हो सकता है, ये संभावना ही नहीं आती दिमाग में। और वो जो बस है उसका जो आकार बनाया गया है वो आपने पहले ही देख रखा था। जब आप 4th-5वीं क्लास में थे तो आपकी कॉमिक्स में एक सुपर हीरो होता था जो वैसी ही बस में चलता था।
तो वैसी बस बहुत जबरदस्त चीज होती है, इसकी छवि आपके पास बहुत पहले से है, बचपन से है, और एक दिन वो बस आपके सामने खड़ी कर दी जाती है। आप कहते हैं वाह, सपने साकार हो गए, यही तो चीज थी जो मुझे चाहिए थी, आज सपने साकार हुए। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा खिड़की की दरवाजा खटखटा के किसी अंदर वाले से पूछ लीजिए, हो सकता है पूछने की जरूरत भी ना पड़े, हो सकता है उसका चेहरा ही सारी कहानी बयान कर दे। रोमांस भावना पर चलता है, भावना वृत्ति की बहन है, बिल्कुल बहुत करीबी रिश्ता है दोनों में। और हमारी वृत्ति आप जानते हैं ना क्या कहती है, क्या कहती है? मूल वृत्ति आपकी क्या चाहती है, खासकर जब बात विपरीत लिंगी की आती है? सिर्फ यही चाहती है कि आप अपना डीएनए ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। अगर पुरुष जागृत नहीं है, अगर महिला जागृत नहीं है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ सिर्फ एक ही नजर से देख सकते हैं, यही नियम है। उसका वीर्य और उसके अंडाणु, इसके अलावा दोनों में कोई रिश्ता नहीं बन सकता अगर दोनों जागृत नहीं है, दोनों कॉन्शियस नहीं है तो। और जागृत लोग होते नहीं। तो जिसको आप बोलते हैं ना भावना, उसको देखकर मुझ में ये इमोशन आता है, उसको देखकर मुझ में ये फीलिंग आती है, वो इमोशन वो फीलिंग सिर्फ एक चीज है, सेक्स। ये बात सुनने में बहुत लोगों को बहुत बुरी लगती है। कहते नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कंपेनियनशिप भी तो कोई चीज होती है। कंपेनियनशिप कोई चीज होती है, तो तुम लड़के हो तो किसी लड़के की कंपनी काहे नहीं करी? और अगर महिला की भी करनी है तो अपने से 30 साल बड़ी उम्र की काहे नहीं करी, या अपने से 20 साल छोटी उम्र की काहे नहीं करी? ये कंपेनियनशिप जो चीज है, ये सिर्फ एक एबल सेक्सुअल पार्टनर के साथ ही क्यों बनती है भाई? क्यों झूठ बोल रहे हो कंपेनियनशिप और ये और वो बेकार की बात? खेल सारा सिर्फ और सिर्फ डार्विनियन है। पता है कि नेचुरल सिलेक्शन इज एट प्ले, सो आई हैव टू प्रोलिफरेट माई सीड एज मच एज पॉसिबल, बस इतना ही है, कुल इतना है। अब ये सुन करके लोग झेपने भी लगते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ये वो गालियां देते, लिखते हैं अरे आचार्य तू भी तो ऐसा ही पैदा हुआ था। अगर इतना सोचा गया होता तो न तू पैदा होता ना कोई और पैदा हो। हम कहां बड़े आह्लादित हैं पैदा होकर के, हम कहां कह रहे हैं कि बहुत बड़ी और बड़ी आनंददायी घटना हो गई हम पैदा हो गए तो। तुम जैसों के बीच में जीना आनंद की बात है कोई हमारे लिए? यही है कुल रोमांस। सेक्स करना है और अपने आप से झूठ बोलना है कि फूल खिल रहे हैं। यही है कुल। हम कह रहे थे कि प्रेम तब है जब आप दूसरे में वो देख पाएं जो उसमें बिल्कुल आप जैसा है ना? जानवर को भी आप तभी नहीं काटते जब आप देख पाते हो कि उसकी आंखों में बहुत कुछ आपके जैसा है। जब आप देखते हो कि आप और वो सामने वाला एक तल पर बिल्कुल एक हैं, तो उससे प्रेम और अहिंसा का जन्म होता है ना? और जितना आप देखते हो कि आप और सामने वाला अलग अलग हैं, उतनी हिंसा पैदा होती है। अब बताओ रोमांस में आप सामने वाले को अपने जैसा देखते हो या अपने से भिन्न देखते हो? अपने से बिल्कुल भिन्न देखते हो ना। कोई आप ही की तरह दिखने वाला आपके सामने आ जाए तो उससे कौन से रोमांटिक फव्वारे छूटेंगे?
होगा ही नहीं कुछ भी, कि होगा? आईने में अपने आप को देख करके कौन प्रपोज कर देता है कि होता है ऐसा? कह रहे आज मैं सेड्यूस हो गया। कैसे? क्या कंघा मार रहा था और वो सामने वाले की जुल्फें देखी, वो जो आईने में था, और फिदा हो गए, चूम चूम के आईना तोड़ डाला। ये देखो तमाम खून बह रहा है। होता है ऐसा? हाँ। तो रोमांस में ये अनिवार्य शर्त होती है कि सामने वाला आपको आपसे बिल्कुल भिन्न लगे और आप उसके व्यक्तित्व के उन्हीं हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हो जो आपसे अलग होते हैं। आप बातें उन्हीं चीज की करोगे जो उसमें आपसे अलग हैं। महबूबा की आंखों को लेकर के आपने शायरी पढ़ी होगी, महबूबा के कानों को लेकर पढ़ी है क्या? क्योंकि आदमी औरत के कानों में फ़र्क कर पाना मुश्किल होता है, वो लगभग एक से होते हैं, पर आंखों में फ़र्क कर पाना थोड़ा आसान है। ख़ास तौर पर अगर उसमें काजल वाजल लगा, कानों में भी काजल लगने लगे तो कानों पे भी शायरी हो जाएगी। आप कर लीजिए कोशिश, काजल नहीं तो कुछ और लगा लीजिए। झुमका तो लगा था, तो झुमके पे शायरी होती है। झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, तो उसके कान भी अलग कर दिए जाते हैं। जहां कोई अलगाव नहीं है वहां भी मामला अलग कर दिया जाता है ताकि आप में सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा हो सके। अब नाक दोनों की एक सी होती है तो उसकी नाक छेद देंगे। आप कारण दूसरे बताते रहिए, लोग कहते हैं यहाँ पर ना एक नोड होती है, यहाँ एक नाड़ी होती है, उसको छेद दो तो लड़की पतिव्रता रहती है, ऐसे कुछ इसी तरीके का। असली बात यह है कि आप जब उसकी नाक छेद देते हो तो वो एक फेमिनिन सिंबल बन जाता है, और जैसे ही वो फेमिनिन सिंबल बनता है वो सेक्सुअल एक्साइटेशन में सहायक हो जाता है। समझ में आ रही है बात? माथे भी दोनों के एक से होते हैं, तो माथा भी अलग कर दो। कैसे? या टिकुली लगा दो, बिंदी। अब देखो, आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, तुझे बिंदिया इतनी पसंद, खुद लगा ले। ये नहीं पूछ रहा है कि माथे के पीछे क्या है, बुद्धि कितनी है, विवेक कितना है, ज्ञान कितना है। वो माथे पे टिकली लगा के आ गई, ये एकदम गिरे पड़े हैं, लौट गए हैं। मैं किस बात की परवाह करूं कि माथे पे बिंदी कैसी लगी है या माथे के अंदर ज्ञान और बुद्धि और विवेक और प्रेम कितना है, उसकी क्या बात करनी है। तो माथे पे बिंदी लगी हुई है। और अगर अंतर स्थापित करना हो तो उसको बुर्का पहना दो। अब तो अंतर ही अंतर है, एकदम ही अलग वस्तु खड़ी हो गई सामने। तो अब तो जो एक्साइटमेंट होगा उसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना पूरा ढक दिया, पूरी अलग लग रही है। पुरुष हर समय उत्तेजित रहेगा। अब जो चीज अनुपलब्ध हो जाती है, अनअवेलेबल, देखा उसकी कामना कैसे एकदम उबाल मारती है। तो उसको ढक दो, पर्दा, नकाब, घूंघट, बुर्का, हिजाब, चाहे ढक दो उसको। और जहां अलगाव है, हम कह रहे हैं वहां हिंसा है। रोमांस हिंसात्मक होता है। जितना आप दूसरे को अपने से भिन्न देखोगे, हो गई हिंसा। इंसान इंसान को मार के नहीं खाता ना, पर इंसान जानवरों को मार के खा जाता है। यही तो कहता है दूसरी स्पीशी है, भिन्न है, भिन्न है तो मार दूंगा। कोई दूसरे धर्म का है उसको मार दूंगा, अपने धर्म वाले को तो नहीं मारता। कोई दूसरी जाति का है उसको भी मार दूंगा, अपनी जाति वाले को नहीं मारता। कोई दूसरे देश का है उसको मार दूंगा, अपने देशवासी से तो प्रेम करना चाहिए। ऐसे ही चलता है ना खेल। तो जहां भिन्नता आई वहां हिंसा आई। रोमांस भिन्नता पर ही पनपता है, तो रोमांस हिंसा है, हिंसा है। जितने ये आपको रोमांटिक लोग मिले दिल फेंक, सावधान हो जाइएगा, वो नोच फाड़ के खा जाएगा।
तो बड़ा अच्छा लगता है, वो ऐसे चाबी का छल्ला लेके ऐसे ऐसे घुमा रहा कर, नीले नीले अंबर पे, और देवी जी पर एकदम वर्षा हो गई, तन मन सब भीग गया। वो ऐसे उसे ना, उड़े जब जब जुल्फें तेरी कंवारियों का, और वो अपने ऐसे जुल्फे उल्फे कर रहा है और देवी जी एकदम नहा गई। ये हिंसा है, आप कहीं की नहीं बचने वाली। प्रेम देखता है कि तू बिल्कुल मेरे जैसा है। प्रेम कहता है ऊपर ऊपर अंतर है, भीतर भीतर समानता। और समानता क्या है? हाँ, बेचैन मैं भी हूं, और बेचैन सेक्स के लिए नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल बेचैनी। हम हैं इसलिए बेचैन हैं, होने मात्र से बेचैन है। वही अज्ञान मुझ में है, वही अज्ञान तुझ में है। बंधनों से परेशान मैं भी हूं, बंधनों से परेशान तू भी है। मुक्ति और आनंद मुझे भी चाहिए, मुक्ति आनंद तुझे भी चाहिए। प्रेम ये देखता है। प्रेम तब है, आपको एक सूत्र दिए देता हूं, प्रेम तब है जब आप किसी के साथ बैठें और भूल ही जाएं कि उसका जेंडर क्या है, तो समझ लीजिए प्रेम है। और आप किसी के साथ बैठें और ज़्यादा आपको एहसास होने लगे कि मैं किसी ऑपोजिट जेंडर वाले के साथ बैठा हूं, तो जान लीजिएगा कि ये सेक्स है, लस्ट है, वायलेंस है, रोमांस मात्र है। प्रेम की एक कहाँ निशानी समझ रहे हैं? आप जिसके साथ बैठे हैं, आपको याद ही ना रहे कि वो आपके जेंडर का है या दूसरे जेंडर का है, तो प्रेम है। और जिसके साथ बैठे हो, मान लीजिए आप किसी महिला के साथ बैठे हो, उसके साथ बैठ के आप और भगभगा के पुरुष बन जाएं, आपके भीतर का पौरुष एकदम उत्तेजित होने लगे, तो जान लीजिएगा ये गड़बड़ रिश्ता है, बहुत गड़बड़ रिश्ता है। आपके जीवन में कोई पुरुष हो, उसकी उपस्थिति में आप एकदम ही वुमनली बन जाती हो, तुरंत पल्लू संभालने लगती हो, तो जान लीजिए वो बंदा ठीक नहीं है आपके लिए। जो आपके भीतर आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी अराउज करे, वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है। और रोमांस में यही किया जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो व्यक्ति वायलेंट होगा। और ऐसा अनजाने में भी नहीं होता, ऐसा बाय डिज़ाइन होता है, ऐसा बाय प्रिपरेशन होता है, ऐसा योजना बना के तैयारी करके किया जाता है ना। कहिए, आप भली बातें जानते हो, लड़कियां तैयार हो रही होती हैं, उनकी दोस्त होती हैं, फ्रेंड्स उन पे हंसती हैं, कहती हैं आज तो ये मिसाइल बन के जा रही है, आज फुलझड़ी बन रही है, आज पटाखा बन के फटेगी। लड़की को ही पता होता है कि वो जानबूझ के पटाखा बन रही है, लड़कों को भी पता होता है वो पटाखा नहीं बन पाते, पर जो भी वो दिवाली में वो सांप वाली गोलियां आती थी ना, उनमें आग लगा दो तो वो सांप बन जाता था। ऐसे पुरुष का वो रहता, उसमें आग लगा दो तो ऐसे सांप बन जाता है। ये अनार बन के आई है कि फुलझड़ी बन के आई है, वो सांप बन के आए हैं। ये सब कुछ बाय डिजाइन हो रहा है ना, बाय डिजाइन। दोनों को पता है कि मैं क्या करूंगा, तो दूसरे में ये हिंसा है। शायद 12-14 साल वालों को हक होता होगा ये सब करने का। बहुत अफसोस होता है जब मैं 25, 30, 32, 35 साल वालों को ये करते देखता हूँ। तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं सीखा।
हर इंसान अपने आप में एक खजाना हो सकता है। एक रोमांटिक रिश्ते में आप उस खजाने से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। जिससे आपका रोमांस है, आपको उसकी हस्ती की बस बाहरी धूल मिलती है। जैसे ये मेज रखी है, इसमें मान लीजिए यहाँ कुछ ड्रॉअर्स हों और उन ड्रॉअर्स में हीरे मोती हैं, बहुत बेशकीमती। रोमांस में मालूम है आप क्या करते हो? आप ये जो चिकनी चिकनी इसकी सतह है ना, ये बढ़िया चिकनी सतह है, जवान टेबल है ये, एकदम नई नई, और इस पे जो धूल पड़ी है आप उसको चाटते हो अपनी जीभ से। ये रोमांस है। किसी की हस्ती की सतह की धूल को चाटना, ये रोमांस है। और उसकी हस्ती के केंद्र में जो हीरे मोती थे, उनसे एकदम चूक जाना, पूरी तरह वंचित रह जाना, ये रोमांस है। जिंदगी भर मेज की सतह को चाटते रहे, ड्रॉअर कभी खोल के देखा ही नहीं कि वहां क्या है। कैसे देखते? ड्रॉअर के भीतर जो है उसके चित्र नहीं होते। हमें तो बचपन से सतह के और चिकनाहट के ही चित्र दिखाए गए थे, तो हमें लगा यही सब कुछ होता है। इफ चिकना देन हैप्पी। तो जो चिकना चिकनी चीज हमको मिली, हमने चाट मारी। भीतरी दरवाजे कभी हम खोल ही नहीं पाए, क्योंकि हमें कभी किसी ने यह समझाया ही नहीं कि असली दौलत अस्तित्व के भीतरी तलों में होती है। वो हमें कभी किसी ने समझाया नहीं। हमने फिल्में देखी, एक बात समझिए बहुत अच्छे तरीके से। मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो ज्यादा व्यापक सरोकारों वाले इश्यूज हैं, मैं उन पर बोलूं। मैं उन पर बोलता भी हूं। मैं धर्म पर बोलूंगा, संस्कृति पर बोलूंगा, देश पर बोलूंगा, राजनीति पर बोलूंगा, इन सब पर। मैं शास्त्रों पर बोलूंगा। इन पर बातचीत चलती रहती है। लेकिन उन सारी बातचीतों के बाद और उनके मध्य में समझ में मुझे ये आता है कि इंसान का नर्क तो रिश्ते ही होते हैं। अगर अध्यात्म का उद्देश्य है मनुष्य को दुख से आजाद करना, तो ले दे करके अंततः ध्यान तो उसके रिश्तों पर ही देना पड़ता है, क्योंकि सारा दुख उठता तो वहीं से है। आप में से कितने लोगों के जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि रूस और यूक्रेन भिड़े पड़े हैं? कहिए, हाथ उठाइएगा। तो मैं उस मुद्दे पर खुलकर बोलता भी हूं, तो आपको लाभ कहां होगा बताइए ना? क्योंकि वो मुद्दा आपकी जिंदगी में सेकेंडरी है, पीछे का है, गौण है ना? आप में से कितने लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यह है कि भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव है? जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यह है कि भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव। ऐसे कितने लोग हैं? तो कुछ हाथ उठे थे, उठा दीजिए। 1 2 3 4, कुल मिला के संख्या 10 भी नहीं पहुंच रही।
हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं 8वीं 10वीं 12वीं की, उनमें बदलाव करे जा रहे हैं, उसमें से कुछ बदलाव बहुत खतरनाक हैं। आप में से कितने लोगों की ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा दुख है? अब कुछ ज़्यादा उठेंगे, मैं करीब आता जा रहा हूँ, अब उठे हैं करीब 20 एक हाथ। और कितने लोगों के सीने में ये रिलेशनशिप सी खंजर बन के घुसी हुई हैं। अब वो हाथ उठाएं, चाहे आज की चाहे पुरानी। ये लीजिए, गिनना पड़ेगा किसने हाथ नहीं उठाया। तो मैं क्या करूं? देख लीजिए ना, आ गए सवाल, सब वही रिश्तों पर। मुद्दा था प्रेम, और सवाल जितने आएंगे वो रिश्तों पर ही आएंगे, क्योंकि आदमी की जिंदगी का जहर तो रिलेशनशिप्स ही है ना। 70-80% जो मानसिक बीमारियां होती हैं, जो सारी मेंटल डिजीज है, वो रिलेशनशिप से है। इंसान की जिंदगी का जहर है रिलेशनशिप, संबंध, और संबंधों का जहर है रोमांस। तो अब बताइए कि पूरी दुनिया को बर्बाद किसने कर रखा है फिर? रोमांस ने। आप भारत के हर कोने से आए हैं, आप पूरे भारत के इस वक्त प्रतिनिधि हैं, और ये अच्छा खासा बड़ा सैंपल साइज है यहां। और वही रोमांस आपको लगातार परोसा जा रहा है। आम जन संस्कृति में, टीवी की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर लगातार वही परोसा जा रहा है, और वही जिंदगी का सबसे बड़ा जहर है। आप कम कमाते हो, इस बात को आप एक बार को भूल जाते हो, है ना। व्यापार में घाटा हो गया, वो बात भी एक बार को भूल जाते हो। लेकिन जिससे आपका रिश्ता है, नाता है, उससे जो चोट लगती है, वो आप जिंदगी भर लेकर चलते हो कि नहीं? और खासकर भारत में जो फिल्में बनती हैं, उसमें से 90% सिर्फ एक विषय पर होती हैं। किस विषय पर? बॉय मीट्स गर्ल, और कुछ होता है? तो वही तो कुल मिलाकर के दिल का नासूर है। बाकी मुद्दों में ना आप रुचि रखते हो। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है, क्या होगा? ये रुचि की बात। अगले साल यही लोग रहेंगे या नई सरकार बनेगी, ये भी रुचि की बात है। लेकिन ये जो रिश्तेदारी होती है ना, जिसके साथ आप एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पे सो रहे हो, एक ही मेज पे खा रहे हो, जिसको आपका वार्डरोब पता है और जिसके वार्डरोब को आप अच्छे से जानते हो, देख पा रहे हो वो चीज क्या हो, कितनी बड़ी चीज है। एक इंसान के साथ आप ऊपरी तौर पर, कम से कम मेज की सतह के तल पर इतनी निकटता बना चुके हो, और दिलों में मीलों का फासला है। एक ही तकिया, एक ही चादर, एक ही कटोरी, एक ही चम्मच। इंसान और इंसान का रिश्ता होना चाहिए कि एक दूसरे को बेहतर बनाएं, है ना। जंगल से निकल के आए हैं हम, जानवर हैं। इंसान और इंसान का रिश्ता ये होना चाहिए कि वो एक दूसरे को पक्का पूरा इंसान बनाएं। क्योंकि जंगल से निकले जानवर हैं हम, 80% हम अभी भी जानवर हैं, थोड़े से इंसान बने हैं। तो रिश्ता इसलिए होना चाहिए कि पूरे इंसान बन पाएं। लेकिन हमारे ये जो रोमांटिक रिश्ते होते हैं, इसमें जो सामने वाला होता है वो जितना इंसान होता भी है, हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि हमारी खातिर और बड़ा जानवर बनेगा।
अच्छा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपके किसी दोस्त की शादी हो रही है, ठीक है? जिस लड़की से शादी हो रही है उसका कुछ नाम है, उसका नाम है डॉक्टर शैली। उसका क्या नाम है? डॉक्टर शैली। और जो डॉक्टर शैली हैं ये हमारी भाषा के अनुसार हॉट है, एकदम एकदम हॉट है, जिसे बोलते हैं पटाखा। ठीक है, वही फुलझड़ी वाला मामला। अब आप आपस में बात करेंगे, फलाने की शादी हो रही है, जिससे बात शादी हो रही है वो आपका दोस्त है, आपके सर्किल का आदमी है। अब आप आपस में बात करेंगे, कितने लोग ये बात करोगे कि उसकी शादी पीएचडी से हो रही है, और कितने लोग ये बात करोगे उसकी शादी किसी सेक्सी से हो रही है? सही तो बताइएगा। आपस में आप जो बात करोगे उसमें मुद्दा पीएचडी रहेगा या सेक्सी रहेगा? सेक्सी रहेगा, बस खत्म। यही है। वो जितना इंसान होता भी है हम उसको और जानवर बना देते हैं। वो पढ़ी लिखी है, वो पीएचडी है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो इस बात से फर्क पड़ता है कि वो सेक्सी कितनी है। कभी आपस में बात करते हो कि दो तीन तीन लड़कों का अपना गैंग था, एक की शादी हो रही, बाकी तो बात करते भाई बंदा बहुत लकी निकला, भाई बंदे का जैकपॉट हो गया, भाई बंदी पीएचडी है, पीएचडी। ऐसे कभी बात करोगे? कोई नहीं करता। भाई माल है, लंगूर को अंगूर, यही बात होती है ना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसका ज्ञान कितना है, वो इंसान कैसी है। हमें ये फर्क पड़ता है कि उसकी देह कैसी है। ठीक जैसे हम किसी जानवर को देखते हैं ना, कसाई जब कोई जानवर खरीदता है तो उसके पुट्ठे थपथपाता है। लगभग इसी तरीके से लड़की देखी जाती है शादी ब्याह में। उसका शरीर देखो बस। वो इंसान हो भी तो उसको जानवर की नजर से देखो। ये रोमांस है। उसके बाद अब उसकी सेक्सी शादी हुई है, अब रोमांटिक फोटोज आएंगी। उन रोमांटिक फोटोज में कहीं कुछ डॉक्टरेट का भी जिक्र होगा। बस बात यही है। और मैं जो बातें बोल रहा हूं 40 मिनट की बकबक के बाद आपको बताना चाहता हूं कि इसमें से कोई भी बात नई नहीं है। ये बातें आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। अभी आप जानिए कि जानते हुए भी ये बातें आपके लिए महत्व की क्यों नहीं है। नमस्कार आचार्य जी। ये शुरू में आपने बोला कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था या रिनेसॉन्स था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में रोमांस आया, मगर अभी ये देखने में आ रहा है कि जो रोमांस है इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी को ही हाँ बिल्कुल यूज़ कर रहा है और उसके लिए इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी चतुराई है वही है, या इनकी बेवकूफ़ी है? वो भी है। भाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो कैपिटल के आधार पे आया। कैपिटल का अर्थ क्या होता है? कैपिटलिज्म माने प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उसको तो अपनी पूंजी बढ़ानी है, वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, पर अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो वो सामने जब देखता है रोमांटिक इडियट्स को तो वो उनकी इडियोसी का इस्तेमाल कर लेता है अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए। जो ये पूरा वेडिंग इंडस्ट्री है भारत में, ये कितने $1 मिलियन की है, आप लोग सर्च कर लीजिए ना। ये बैंकेट्स हॉल, ये तंबू, ये शामियाना, ये केटरिंग, ये जो पूरा पंडितों का खेल है, और भी सब कुछ उसमें क्या क्या नहीं आता होगा, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, सब कुछ, पैकेजेस, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, ब्राइडल मेकअप्स, ये सब कितने $1 मिलियन की इंडस्ट्री है, देख लीजिए ना। वो क्यों चूकें?
कोई बेवकूफ़ बनने को तैयार है तो उसे बेवकूफ़ क्यों नहीं बनाएगा कैपिटलिस्ट? और वो ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा। ज़बरदस्ती वो कर भी रहा है तो बड़े इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से वो ऐसे लुभावने विज्ञापन देता है कि आप एकदम लालच में आ जाते हो। पर वो आपका हाथ पकड़ के तो आपका पैसा छीन नहीं रहा। पैसा तो आप अपनी मर्जी से उसकी दुकान पे दे के आते हो ना, वो भी एडवांस। कोई बेवकूफ़ बनने को तैयार ही खड़ा हो, कोई लुटने को एकदम उत्सुक खड़ा हो, तो ज़माना क्यों नहीं लूटेगा उसको? और अच्छे से अच्छे आदमी को बेवकूफ़ बनाने का ये तरीका एकदम कारगर रहा है। रोमांस। एकदम बुद्धिमान आदमी भी होता है, इस मुद्दे पर उसकी बुद्धि घुटने में सरक जाती है, एकदम पागल हो जाता है, विक्षिप्त। सही गलत, अच्छा बुरा, सच झूठ समझ में आना ही बंद हो जाता है। और जो पूंजीपति है उसका तर्क ये होता है, भैया देखो ये तो अब लुटेगा, उसमें हमारी गलती नहीं है, ये लुटने को बिल्कुल तैयार हो गया है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे लूटो, तो ये तो लुटेगा। बस इतना होगा कि अगर मैंने नहीं लूटा तो बगल वाला लूटेगा। जो आदमी इन चक्करों में पड़ गया वो अब बाजार में चौराहे पे खड़ा होकर के चिल्ला रहा है मुझे लूटो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। आदमी से मेरा आशय मनुष्य है। हर तरीके से लूटेगा, आर्थिक तौर पर, आपने कैपिटलिज्म, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, और सबसे घातक बात आत्मिक तौर पर। ये व्यक्ति जिंदगी की सच्चाई से, जिंदगी के अमृत से, रस से एकदम वंचित रह जाएगा। इसी का आगे एक और जो चीज़ मैं सोच रहा था कि कल हमने भक्ति की बात करी, प्रेम उसकी पहली शर्त है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम प्रेम को रोमांस के साथ में इक्वेट करके देख रहे हैं आज के ज़माने में, तो भक्ति के अंदर भी वो रोमांस आ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया इंसाइट, बहुत प्यारी इंसाइट, मज़ा आ गया। ये जो हमारी भक्ति चल रही है ये रोमांटिक भक्ति है। आप देख नहीं रहे हो क्या कर देते हैं राधा कृष्ण को? बिल्कुल ठीक बोला। कितने खेद की बात है, कितनी बुरी बात है। ये एक नई टर्म आपने अभी अभी बना दी, कॉइन कर दी, रोमांटिक भक्ति। वही चल रहा है जिसमें हर तरह की उत्तेजना समाविष्ट है, सब कुछ, रंग, सौंदर्य, नयन नक्श। बिल्कुल ठीक। और इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिएगा तो प्रेम सिर्फ भक्ति की ही पहली शर्त नहीं था, प्रेम ज्ञान की भी पहली शर्त था। और अगर प्रेम रोमांस बन गया है तो ज्ञान भी वही बन गया है, रोमांटिक ज्ञान। रोमांटिक ज्ञान बताऊं कैसा होता है? मैं जब ऋषिकेश में था और वहाँ MDT होते थे, मिथ डिमोलिशन टूर था, या आज से 7-8 साल पहले की बात है। तब 3-4 साल लगातार वहाँ पर ये करे थे, फिर बंद कर दिए क्योंकि इधर का काम बढ़ गया बहुत। तो वहाँ पर जो विदेशी लोग आते थे, विशेषकर महिलाएं, वहाँ पर भी ये सब सत्संग और ये सब कार्यक्रम बहुत होते थे। वहाँ एक समय में 10 जगह पर सत्संग चल रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, और विदेशी लोग जाके उनमें बैठ रहे हैं और सुन रहे हैं। उनमें सारी जो बातें करी जा रही हैं,
वो बातें क्या करी जा रही हैं? यू आर ऑलरेडी द ट्रुथ, यू आर ऑलरेडी द ट्रुथ. You don't need to change, don't need to improve, you don't need to become anything or anybody. You are already the truth. तो तुम जैसे हो तुम वैसे ही सर्वशक्तिमान आत्मा हो. और जो बैठे होते थे सब वहां पर, हाँ, अब उसमें कोई लालची है, कोई दब्बू है, कोई डरपोक है, आंतरिक रूप से काने कुबड़े सब बैठे हुए हैं वहां पर. लेकिन सबको क्या बता दिया गया? एंड सिंस यू आर ऑलरेडी द ट्रुथ, जस्ट क्लोज योर आईज एंड एक्सपीरियंस द ब्लिस विद इन. रोमांस किस पर पनपता है? एक्सपीरियंस बेस्ड होता है ना. सुख का अनुभव करो, सुख का एक काल्पनिक अनुभव ही रोमांस है. जस्ट क्लोज योर आईज एंड एक्सपीरियंस द ब्लिस विद इन. और थिंक इन सच एंड सच वेज, उसको बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन. Think in such and such ways and feel the pleasure within. मैं ये सब देखा ना, एकदम खौफ आ गया मुझको. ये चल रहा है, और उसमें से बहुत कुछ अद्वैत के नाम पे चल रहा होता था. बोला यही तो नॉन डुअलिटी है. क्योंकि अगर तुम कुछ हो और तुम्हें कुछ और बनना है तो डुअलिटी हो गई. दो हो गए ना, एक मैं हूं अभी, एक कुछ और बनना है, वो तो द्वैत हो गया. यू आर ऑलरेडी द ट्रुथ. तुम जैसे हो तुम परफेक्ट हो. यू आर परफेक्ट एग्जैक्टली एज यू आर. वहां जो जैसा है वो वैसे ही मस्त है. मैं तो परफेक्टो हूं. और सुबह सुबह वहां पर एकदम विदेशी महिलाएं निकले, ये लंबे बाल झरझराती हुई. उनको मैं बोलता था मिस सनशाइन. वो सुबह सुबह निकल रही हैं अपना योगा मैट दबा करके, और योग वगैरह करो तो जिस्म तो छरहरा हो ही जाता है. और वो ऐसे, उन्होंने थोड़ा सा ठुड्डी ऊपर को कर रखी है, आसमान की ओर निहार रही हैं, और मुंह पे पूरा भाव यही छपा हुआ है, आई एम ऑलरेडी द ट्रुथ एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस विद इन. मैं देखूं, मैं कहूं ये 100 विकार इसमें, 50 तरह के दोष इसमें, थोड़ा सा भी सच बोल दो तो झेल पाने की सामर्थ्य नहीं इसमें. लेकिन इसको ये घुट्टी पिला दी गई है कि आई एम ऑलरेडी द ट्रुथ एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस विद इन. ये है रोमांटिक ज्ञान. तो जैसे रोमांटिक भक्ति चल रही है वैसे ही रोमांटिक ज्ञान भी चल रहा है. आई एम ऑलरेडी गुड, आई एम ऑलरेडी परफेक्ट. जस्ट फील इट. लेट द इनर रिजर्वायर्स ओपन अप फॉर यू. और जितना ये बोला जाए उतना जो डरपोक और बेईमान लोग हैं उन्हें उतना मजा आए. बोले हाँ बिल्कुल सही बात. लेट द इनर रिजर्वायर ओपन अप. आहा, आनंदम. ये रोमांटिक ज्ञान है. अनुभव के पीछे मत भागिए. अनुभव पूर्व निर्धारित होता है, प्री डिटरमिन्ड, प्री स्क्रिप्टेड. किसी चीज से आपको बता दिया गया प्लेजर है, आप उसी चीज को बार बार दोहराना चाहते हो बिना ये जांचे कि उस प्लेजर में गहराई सच्चाई कितनी है. ये है एक्सपीरियंस का सारा खेल. एक्सपीरियंस के पीछे मत भागिए. कोई आपको बोले अगर फलानी आध्यात्मिक जगह पे जाके बड़े अच्छे अनुभव होते हैं तो ये रेड फ्लैग है, ये खतरे की बात है. क्योंकि अहम ही होता है जो अनुभवों का प्यासा है. सारे अनुभव किसको चाहिए? अनुभोक्ता कौन होता है? ईगो, अहंकार. तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे अनुभव अगर मिल रहे हैं तो ईगो को क्या हो रहा है? नरिशमेंट ही तो मिल रहा है. अनुभव, आहा. और आध्यात्मिक जगहों की आप जब भी चित्र वगैरह देखो, आप आश्रम हो, रिजॉर्ट हो, कुछ हो, केंद्र हो, 50 मठ हो, उनकी वेबसाइट्स पे आओगे, वहां आप लोग देखोगे ऐसी शक्लों में होंगे हमेशा. हाँ हाँ, ये क्या है? अध्यात्म आंखें खोलने का नाम है या आंखें और बंद कर लेने का? यही रोमांस है.
एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, हाँ, खिलता गुलाब, खिलता गुलाब। वो पहले ही पता है खिलता गुलाब कितनी मीठी छवि है, खिलता गुलाब। यही होंगे जो 2 साल बाद गा रहे होंगे कांटा लगा। ले लो गुलाब अब। चलिए। प्रणाम सर। सर मेरी समझ से ये रोमांस का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, जहाँ पर अगर हम देखते हैं भारत में बहुत ज़्यादा है, और पर यूरोप से जब शुरू हुआ तो अभी भी यूरोप में उसकी झलकियाँ नज़र आती है। लेकिन सर एक एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि यूरोप में साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में इतनी तरक्की कर रहे हैं, बट इंडिया में ऐसी कुछ चीज़ें बहुत हम पिछड़ गए हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? क्योंकि यूरोप में एक छोटी सी आपको मैट्रिक दिए देता हूँ। एक यूरोप में सिर्फ आप फिल्में ही देख लो तो उस अनुपात में रोमांटिक नहीं बनती हैं जिस अनुपात में भारत में बनती हैं। बस उसी समझ जाओ कि दोनों के समाजों में कितना अंतर है। आप एक साधारण गूगल सर्च कर लीजिए कि यूरोप के देशों में जो फिल्में बनती हैं या देखी जाती हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्री उतनी नहीं डेवलप्ड है, वो हॉलीवुड ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कि वहाँ जो देखी जाती हैं उनमें कितने प्रतिशत रोमांटिक फिल्में हैं, और भारत में जो देखी जाती हैं उसमें कितने प्रतिशत रोमांटिक फिल्में हैं। वैसा नहीं कि हम में और उनमें कोई जेनेटिक डिफरेंस है, बात बस इतनी सी है कि हमको बचपन से ही भावना की घुट्टी पिलाई जाती है। भावना भावना भावना, और ले ले ले। एक आई देवी जी, वो उन्होंने अपनी कुछ समस्या बताई। उनके बच्चे हैं छोटे और साथ ही साथ वो काम भी करना चाहती हैं, तो उन्होंने अपना कुछ केस स्टडी था वो बताया, और उस पूरी केस स्टडी में उन्होंने आखिरी जो पंक्ति बोली वो ये थी, सर आई वॉन्ट टू बी एन इंडियन मदर नॉट एन अमेरिकन मदर। ये बात समझ रहे हो क्या? बचपन से ही इंडियन मदर अलग होती है। कुछ जो बच्चा होता है उसको जो माँ मिल रही है वो एक खास माँ है, वो इंडियन मदर है। तो बचपन से ही आपको भावना की घुट्टी जो है वो मिल जाती है, बिल्कुल एकदम माँ के दूध के साथ, क्योंकि वो अलग है ना। वो कहती है मैं इंडियन मदर हूँ, आई हैव टू बिहेव इन अदर वेज। एंड व्हाट आर दोज वेज? फीलिंग सेंटर्ड, इमोशन सेंटर्ड वेज। ये मत देखो कि बच्चे की भलाई किस में है, ये देखो कि मेरी भावना क्या उबाल मार रही है। तो फिर वहां की जो जनसंख्या है उसका एक स्तर होता है और भारत की जो जनसंख्या है उसका एक स्तर होता है। जो हमारी पूरी संस्कृति है, बहुत खेद की बात है कि वो सत्य पर नहीं, कल्पना पर और भाव पर आधारित है। पूरा जो कल्चर ही है वो फीलिंग, इमोशन ड्रिवन है। उसमें हार्ड फैक्ट्स के लिए बहुत कम जगह है, और आपसे कोई हार्ड फैक्ट्स बोल दे तो आदमी बुरा लग जाता है आपको। कुछ इस तरह का साहब का है कि जब कोई हार्ड फैक्ट्स बोल देता है, तो मेरे पास एक था, कड़वे बोल कबीर के सुनकर लागे आग, अज्ञानी सब जल मरे ज्ञानी जाए जाग। तो ये बात आज की नहीं है, ये बात आज से 500-600 साल पहले भी ऐसी ही थी कि किसी ने आपसे सच्चाई बोल दी तो आपके आग ही लग जानी है।
आप उसको धन्यवाद नहीं दोगे कि मैं भ्रम में जी रहा था, मैं झूठ में जी रहा था, तूने मुझे सच बता दिया। कोई सच बोल दे तो यही होगा, कड़वे बोल कबीर के सुनकर लागे आग। और आग ऐसी लगती है कि अज्ञानी सब जल मरे। ऐसे उनको ऐसी दाह, ऐसा जलन उठता है कि वो राखी हो जाते हैं जल के। ये थोड़ी लिखा है कि ज्ञानियों को ज्ञान मिल जाता है उस आग से ना। उनकी बातें सुन करके अज्ञानी जागृत नहीं होते, अपने ही द्वेष की आग में राख और हो जाते हैं। और ज्ञानी जाए जाग, और ज्ञानी तो तब भी मुट्ठी भर थे, आज भी मुट्ठी भर हैं। हमारी संस्कृति ही ऐसी नहीं है कि जिसमें दो टूक बात करी जा सके। कोई अगर आपसे दो टूक बात करता है तो आपको दुश्मन सा लगेगा। मीठी बात बोल दो, पूरी करिए, झूठी ही सही। बात झूठी हो पर मीठी हो, चलेगा, बढ़िया है। वो हमारे बड़े शुभचिंतक होते हैं जो हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठी बात करते हैं। गाने भी फिर वही बनते हैं, देखिए ना, वो सब समाज का दर्पण होते हैं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात। ये आदमी बड़ा जबरदस्त 420 होगा। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, गजब। तो इसलिए फिर वहां पे ज्ञान विकसित हो पाता है, यूनिवर्सिटीज विकसित हो पाती हैं, लैब्स विकसित हो पाती हैं, विज्ञान आगे बढ़ता है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है, आर्ट्स भी वहीं आगे बढ़ती हैं, फिलॉसफी भी वहीं आगे बढ़ती है। बात सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की नहीं है ना। आप अगर ह्यूमैनिटीज को और आर्ट्स को भी देखें तो उसमें वही तो आगे हैं। क्यों? क्योंकि वहां भावना के लिए कम जगह है, सच्चाई के लिए थोड़ी ज्यादा। बाकी झूठे लोग यहां भी होते हैं, झूठे लोग वहां भी होते हैं, अनुपात में अंतर है। वहां पर फैक्ट्स को कुछ इज्जत दी जाती है, हमारे यहां फैक्ट्स को नहीं इज्जत दी जाती, फीलिंग्स को इज्जत दी जाती है। बस ये अंतर है। जहां पर भी फीलिंग्स फैक्ट्स से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी, वो जगह बर्बाद होकर रहेगी। चाहे वो कोई घर हो और चाहे कोई देश। देश को भी आगे बढ़ाने का तरीका यही है कि संस्कृति और समाज सत्यनिष्ठ हो, भावनिष्ठ नहीं, सत्यनिष्ठ हो।